चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10 के 4th चैप्टर है। चैप्टर के नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक देखते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूपों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्रियाकलाप में है कि हम अपने आस पास के सुबह से उठे जो भी हम उपयोग या अपने उपयोग या उपभोग में उपयोग जो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उसकी हम सूची बनाएंगे और आपके द्वारा भरी गई उपयुक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए और आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिक से बनी है। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं? कार्बन से युक्त यौगिक को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेंगे? क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले किसी परीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तकें आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित है। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पटी में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोल इनके रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जो इनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। कार्बन में आबंधन सहसंयोजी आबंध दिखते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन में अथवा गति अवस्था में थे अब विद्युत चालन करते थे। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जैसे कि हमने अध्याय 2 में देखा, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे गुणधर्म चालक नहीं होते हैं। उपर्युक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफी कम है। अध्याय 3 के आंकड़ों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है चूंकि ये यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। क्लास 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता, संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इतनी निर्भरता से बारे में अध्ययन किया और अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और कार्बन के विभिन्न इन कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा? कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे? हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने यथार्थ उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं और कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त है C4- ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। दूसरा है ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बन सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेते हैं। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणु को समझाते हैं।
तो इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसे कि हम आपने पहले अध्ययन किया है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके के कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तथा के कोश को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं और परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, जिसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदु अथवा क्रॉस का उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच सहसंयोजी एक सहसंयोगी एक आबंध बनाते हैं और इस आबंध को 2 परमाणु के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जैसे कि चित्र 4.2 में दिखाया गया है। ये है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल बंध। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगी। क्लोरीन द्वीप परमाणु अणु C12 बनाती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कर सकते हैं। याद रखिए कि केवल संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिससे हमें चित्र 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। यह ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच दोहरा बंधन है। 4.3 में ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्राप्त किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन के 2 सहभागी युग्म बनाती है। इससे 2 परमाणु के बीच द्विआबंध बनता है। क्या अब आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच आबंधन की प्रकृति को दर्शाया गया है। इस अणु में एक आबंध है अथवा द्विआबंध। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु के अणु में कैसा आबंध होगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी। अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना कहा जा सकता है। N2 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआबंध को चित्र 4.4 के अनुसार दर्शाया गया है। अमोनिया के अणु का सूत्र NH3 है। क्या आप इस अणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे सभी 4 परमाणु को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई है। इन अणुओं में एक द्विअथवा त्रिकोण सा आबंध होगा। अब हम मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़न प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मेथेन इनका सूत्र CH4 है और जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। कार्बन चतुसंयोजक है क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ करता है, जैसे कि चित्र 4.5 में दिखाया गया है। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजिक आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजिक आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होते हैं, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे संयोजी एक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी जानना जरूरी है। तो प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न यौगिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीके के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। और ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिसे षटकोणीय व्यूह मिलता है। और इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में अष्टकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा अनफिसनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन धातुओं के बारे में अध्ययन किया, उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्रकृत हीरे में अभेदनीय होते हैं। फुलेरीन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C-60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इन अणुओं को फुलेरीन नाम दिया गया। प्रश्न उठता है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। दूसरा है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। इस संकेत है सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। कार्बन की इसको हल कीजिए, उसके बाद देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति देखें। तो विभिन्न तत्वों में यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण कर देखा, और हमने सरल कार्बन यौगिक मीथेन की संरचना भी देखा। अध्ययन के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है कि यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजक बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनने की क्षमता होती है। कार्बन में 2 कारक देखे गए हैं। पहला, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। और इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन के विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिनमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह अस्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त करते हैं। दूसरा है, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर निर्भर करते हैं। अत्यधिक अन्य
तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में अस्थायी होती है। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार ही है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है और बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कार्बन यौगिक में, तो कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुर संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है और अनेक यौगिकों के कार्बनिक परमाणु तथा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया है कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीव शक्ति आवश्यक थी और 1828 में फ्रेडरिक ओहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया और लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक देखें। मीथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संयुक्त करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन के लिए निम्नलिखित चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जा सकता है। C से C पहला चरण है, चित्र में है। यहाँ एक आबंध के द्वारा जुड़े गए कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट हो रहती है और अतः प्रत्येक का अनुआबंध 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ किया गया जिससे निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। फिर चित्र में 4.6 के बी में दूसरा चित्र में दिखाया गया है 3 हाइड्रोजन पर परमाणुओं से जुड़े प्रत्येक कार्बन परमाणु एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्र 4.6 के सी में दर्शाया गया है। क्या आप इस प्रकार के प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं जिसका आणविक सूत्र C3H8 होता है और आप देखेंगे कि सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिकों को संतुष्ट होती है और ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशीलता नहीं होती है, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है जिसे एथीन कहते हैं। और इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं, हम पहले जैसे चरणबद्ध विधि अपनाएंगे। पहला चरण में C से C दिया गया है और एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु, और उसके बाद दूसरा चरण में है हम देखते हैं कि प्रति कार्बन परमाणु की इस एक संयोजकता चरण 2 असंतुष्ट रहती है और इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बनों के बीच द्विआबंध यानी तीसरा चरण हो, जिससे हमें निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। तीसरा चरण में चित्र है 4.7 में एथीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है और हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H-2 है और जिससे एथाइन कहते हैं। क्या आप एथाइन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कर सकते हैं? इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध आवश्यक है? कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार द्वि या त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं तथा ये संतृष्ट कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशीलता होती है। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं लवण देखते हैं। पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2, 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिक मीथेन, एथेन तथा प्रोपेन की चर्चा की और कार्बन यौगिकों की इस प्रकार के श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। इसमें से 6 के नाम तथा संरचना सारणी 4.2 में दिए गए हैं। 4.2 में कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं हैं।
कार्बन परमाणु की संख्या 1 में नाम है मेथेन, सूत्र इसका है CH4 है, संरचना यहाँ पे इसका दिया गया है। उसके बाद फिर एथेन है, एथेन का सूत्र है C246, फिर इसका संरचना दिया गया है। उसके बाद प्रोपेन है, प्रोपेन का सूत्र C3H8 है, फिर इसका दिया गया है संरचना, कैसे इसकी संरचना होती है। उसका ब्यूटेन है, ब्यूटेन का सूत्र C4H10 है, इसका भी संरचना दिया गया है। उसके बाद पेंटेन है, पेंटेन के सूत्र C5H12 है, इसकी भी संरचना यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हेक्सेन है, हेक्सेन के सूत्र C6H14 है, इसकी भी संरचना यह दिया गया है। किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं में कार्बन कंकाल बनाएं तो हमें पता चलता है कि 2 भिन्न कंकाल बन सकते हैं। चित्र में यहाँ 2 संभावित कार्बन कंकाल दिए गए हैं। शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें निम्नलिखित प्राप्त होते हैं, और चित्र यहाँ 4.8 के बी में दिया गया है। C4 और C4H10 सूत्र से 2 संरचनाओं के लिए संपूर्ण अणु है। हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र C4H10 है और समान आणविक सूत्र, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समन्वयन कहलाते हैं। और सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 है तथा इनकी संरचना निम्नलिखित है। यहाँ भी 4.6 में इनकी संरचना दिया गया, तो 4.6 में साइक्लोहेक्सेन की संरचना A में है कार्बन कंकाल, B में संपूर्ण अणु है। क्या आप साइक्लोहेक्सेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चिन्हित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे बेंजीन का सूत्र है C6H6 की संरचना निम्नलिखित यहाँ पे इसके भी चित्र में दिया गया है। और केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं, और ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एक या अधिक त्रि-आबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। मुझसे दोस्ती करेंगे टॉपिक है कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण है। और अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ ही आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करती है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। और ऐसे यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। और यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित है, जैसे कि सारणी 4.3 में दिखाया गया है। यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिसमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट अणु प्रदान करते हैं। विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होती है। फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक समूह दिखाए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त संयोजकता अथवा संयोजकताएं दर्शाए गए हैं। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इन हाइड्रोजनों के द्वारा प्रक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहे हैं। कार्बन यौगिकों के कुछ प्रक्रियात्मक समूह है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं समजातीय श्रेणी। आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है। ये श्रृंखलाएं शाखा ये भी हो सकती है। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपयुक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, जैसे CH3
OH और C2H5OH, उसके बाद C3H7OH तथा C4H9OH के रासायनिक और गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। और अतः यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह विस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब हम सारणी 4.2 में वर्ण समजातीय श्रेणी को देखेंगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें, जैसे यहाँ पर दिया गया है CH4 तथा C2H6 के, इनमें एक CH2 इकाई का अंतर है और C2H6 तथा C3H8 में इनमें से CH2 इकाई का अंतर है। अगले युग्म प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन इसका सूत्र है C4H10 में क्या अंतर है? क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? यानी कार्बन परमाणविक द्रव्यमान 12U है तथा हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 1U है। इस प्रकार एल्कीनों की ही समजातीय श्रेणी को देखिए और श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग 4.2.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है? उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र 6,3H6 और C4H8 तथा C5H10 है। और क्या इनमें भी -CH2 इकाई का अंतर है? क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ n बराबर 2, 3, 4 है तथा क्या आप इस प्रकार एल्केनों तथा एल्काइनों का सामान्य सूत्र बना सकते हैं? जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है और किसी विशेष विलायक में विलयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार के क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। क्रियाकलाप 4.2 देखें तो सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमान में अंतर की गणना कीजिए। यहाँ सूत्र दिया गया है। ए में है CH3OH तथा C2H3OH और बी में है C2H5OH तथा C3H7OH एवं सी में है C3H7OH तथा C4H9OH है। क्या इन तीनों में कोई समानता है? एक परिवार तैयार करने के लिए एक एल्कोहलों को कार्बन परमाणुओं के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और क्या इनको एक समजातीय श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है? सारणी 4.3 में दिए गए अन्य प्रक्रियात्मक समूहों के लिए 4 कार्बनों तक के यौगिक वाले समजातीय श्रेणी तैयार कीजिए। कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति देखें। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार अनुपर्वलग्न उपसर्ग या अनुलंग प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया गया हो। जैसे क्रियाकलाप 4.2 में दिए गए अल्कोहलों के नाम है और मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेनॉल निम्नलिखित विधि के द्वारा किसी कार्बन यौगिक का नामकरण दिया गया है। यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए और 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा और दूसरा है प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इनको पूर्वलग्न तथा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम से दर्शाया जाता है, जैसे सारणी 4.4 के अनुसार है। तीसरा है यदि इन प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिए जाना हो तथा यदि प्रक्रियात्मक समूह के अनुलग्न नाम स्वर AEIOU से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अतः अंत का ई हटाकर उसमें समूचे अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्नलिखित विधि से नाम दिया गया है, जैसे प्रोपेन
के ई हटाकर प्रोपेन है +1 है। उसके बाद प्रोपेन 1 एंड प्रोपेनॉन होगा और उसके बाद चौथा है संतृष्ट कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एन को सारणी 4.4 के अनुसार एन या एन से या YNE से प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे द्विआबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपीन कहलाती है तथा त्रिआबंध होने पर यह प्रोपाइन कहलाती है। कार्बन यौगिक की नाम पद्धति भी यहाँ दिया गया है। यौगिक का सूत्र में हेलो एल्केन है और इसका पुनर्लग्न और अनुलग्न है। पुनर्लग्न क्लोरो ब्रोमो आदि है और उदाहरण इसका क्लोरोप्रोपेन है। और उसके बाद एल्कोहल का पुनर्लग्न और अनुलग्न है। अनुलग्न -0 अनुलग्न से 0,1 है। और उसके बाद ये प्रोपेनॉल है। और उसके बाद है एल्डिहाइड है, ये अनुलग्न है, अनुलग्न AL है। और उसके बाद ये प्रोपेनेल है। और कीटो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्किन है, एल्काइन है। इसका दिया गया है यहाँ सारणी में। उसके कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म देखें। इस भाग में हम कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। चूँकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं, अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय पढ़ेंगे। दहन देखते हैं। आपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक की प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश से मुक्त करते हैं। निम्नलिखित में ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसका अध्ययन आपने पहले अध्याय में कर चुके हैं। जैसे पहला में C+O2 मिलकर CO2 बनते हैं प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। दूसरा है CH4+O2 मिलकर CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। उसके बाद तीसरा है CH3CH2OH प्लस O2 ये मिलकर बनते हैं CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। पहले अध्याय में अध्ययन किए गई विधि से 2-3 अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। क्रियाकलाप यहाँ दिया गया है। एक स्पैचुला में एक करके कुछ कार्बन यौगिक नेफ्थेनेल कैम्फर एल्कोहल को लेकर जलाइए और उसके बाद ज्वाला की प्रकृति का परीक्षण कीजिए तथा लिखिए कि धुआं उत्पन्न हुआ है या नहीं। ज्वाला के ऊपर धातु की एक तस्तरी रखिए और इसमें से किसी भी यौगिक के कारण क्या तस्तरी पर कोई निक्षेपण हुआ है। दूसरा क्रियाकलाप है चौथा, यानी एक बुनसेन बर्नर जलाइए तथा विभिन्न प्रकार के ज्वालाओं अथवा धुएं की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उनके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित कीजिए। पीली कजली ज्वाला अब प्राप्त कीजिए और नीली ज्वाला कब प्राप्त हुई है इसको लिखिए। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तस्तरी पर कजली निक्षेपण होगा, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस अथवा केरोसिन से स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं और जिनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। और यदि कभी बर्तनों के जले काले होते हुए देखा तो इसका अर्थ यह होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है और कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में
नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इनमें दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। कुछ प्रमुख तथ्य हैं। क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते देखते हैं। क्या आपको कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिए कि लकड़ी अथवा कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है। और आपने देखा होगा कि मोमबत्ती या गैस स्टोव की LPG जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यद्यपि आप देखते हैं कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है तथा बिना ज्वाला के उष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होते हैं और लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देता है तथा उज्ज्वल होना आरंभ कर देता है। और प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग एवं तत्व के अभिलक्षणिक गुण होता है। गैस स्टोव के ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए तथा इसके रंग का परीक्षण कीजिए और आपने देखा कि पूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न होता है जो कार्बन होता है। और इसके आधार पर आप मोमबत्ती की पीले रंग की ज्वाला का भी सारणी लिख सकते हैं। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण देखें महत्वपूर्ण तथ्य में ही तो कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर होते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधे का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब जाते हैं तथा धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयला बन जाते हैं। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधे तथा जीवों के अवशेष हैं और उनके मृत्यु होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए और उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल अथवा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे बढ़कर चट्टान बन गए और चट्टानों के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन क्यों कहते हैं? ऑक्सीकरण देखिए क्रियाकलाप से एक परख नली में लगभग 3 ml एथेनॉल लीजिए तथा इसे जल उष्मक में सावधानी से गर्म कीजिए और इस विलयन में क्षारीय पेट्रोलियम परमैंगनेट का 5% एक बूंद करके डालिए। और डालने पर आरंभ में क्या पेट्रोलियम परमैंगनेट का रंग बदल गया है? अधिक मात्रा में डालने पर पेट्रोलियम परमैंगनेट का रंग लुप्त क्यों नहीं होता? प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिसमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। और हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण देने की क्षमता होती है और इन पदार्थों को ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्षारीय पेट्रोलियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। अर्थ यह आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं एवं इनको ऑक्सीकरण कहते हैं। संकलन अभिक्रिया देखें तो संकलन अभिक्रिया में देखें पहले हेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। और उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रियाओं को प्रभावित नहीं करते। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारण वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में एक अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः संबंधित संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल
स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अभिक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ उन्नत के उत्पादों का निर्माण होता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक और कुछ प्रमुख कार्बन यौगिक में एथेनॉल तथा एथेनाइल अम्ल देखें तो अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिक एथेनॉल तथा एथेनाइल अम्लों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। एथेनॉल के गुणधर्म देखें। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है, यानी एथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक के लिए सारणी 4.1 देखिए। और सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी अल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होते हैं और इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टीचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसे औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है और हालांकि अल्कोहल पीना निर्दयनीय है लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्रियाकलाप देखें। लगभग 2 चावल के आकार के बराबर सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालिए और परिशुद्ध अल्कोहल में डालिए और आप क्या परीक्षण करते हैं? उत्सर्जित गैस की आप कैसे जांच करते हैं? एथेनॉल की अभिक्रियाएं देखें। सोडियम के साथ अभिक्रिया देखें। अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया देखें तब Na+2CH3CH2OH मिलकर 2H3CH2O-Na+H2 होते हैं और उसके बाद अल्कोहल सोडियम में अभिक्रिया का हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एनोएथक्साइड बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया का हाइड्रोजन बनाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 के तापमान पर एथेनॉल को अधिक साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनाता है और यहाँ पर क्रिया भी दिया गया है और इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाती है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, अनिद्रापन, सामान्य अंतर्बाध का काम हो जाना एवं भावशून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उससे पता नहीं चलता कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित होती है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने में से मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है और मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है। जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित होता है, मेथेनेल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करती है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाता है और अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका
इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। फिर एक और महत्वपूर्ण तथ्य है ईंधन के रूप में अल्कोहल। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम है और गन्ने का रस मोलेसस यानी सीरा बनाने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल यानी एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उससे स्वस्थ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। एथेनाइक अम्ल के गुण धर्म देखें तो यहाँ क्रियाकलाप लिख दिया गया है। तो लिटमस पत्र एवं सावत्रित सूचक का उपयोग कर तनु एसिटिक अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के pH मान की तुलना कीजिए। क्या लिटमस परीक्षण में दोनों अम्ल सूचित होते हैं? सावत्रिक सूचक से क्या दोनों अम्लों के प्रबल होने पर पता चलता है? टॉपिक देखें एथेनॉल अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनाइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है और इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। क्रियाकलाप 4.8 है। एक प्रखनली में साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे 1 ml एथेनॉल एवं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल लीजिए और कम से कम 5 मिनट तक जल उष्मक से उसे गर्म करके जैसा चित्र 4.1 में दिखाया गया है। और अब इसे बीकर में उड़ेल लीजिए। इसे 20 से 50 ml जल हो तथा यह उस मिश्रण को सूंघिए। एथेनाइक अम्ल की अभिक्रिया देखें एथेनाइक अम्ल की अभिक्रिया देखें। इसमें पहला है एसिडीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। एथेनाइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं और सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है और साबुन शीघ्र श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होता है। दूसरा है क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो खनिज अम्ल की भांति एथेनाइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण जैसे सोडियम एथेनॉल या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। और एथेनाइल अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है? तो आइए जानने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप देखें। तो क्रियाकलाप अध्याय 2 में क्रियाकलाप 2.5 के अनुसार उपकरण तैयार कीजिए और एक प्रखनली में एक स्पैचुला भरकर सोडियम कार्बोनेट लीजिए तथा उसमें 2 ml तनु एथेनाइक अम्ल मिलाइए। अब क्या परीक्षण करते हैं इसको देखिए और ताजे चूहने के जल में इस गैस को प्रवाहित कीजिए। आप क्या देखते हैं फिर? और क्या इस परीक्षण के एथेनाइल अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से उत्पन्न गैस का पता चलता है। अब सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। तीसरा देखें कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखें। एथेनाइल अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं।
साबुन के अपमार्जक देखें, क्रियाकलाप देखें, 2 परख नली में 10-10 ml जल लीजिए और दोनों में 1-1 बूंद तेल यानी पाक तेल डालिए एवं उन्हें ए तथा बी के नाम दीजिए। परख नली बी में साबुन के घोल को कुछ बूंदे डालिए और दोनों परख नलियों को समान समय तक जोर से हिलाइए और क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों परख नलियों में आप तेल एवं जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं। कुछ देर तक दोनों परख नलियों को स्थिर रखिए तथा एवं फिर उस पर ध्यान दीजिए क्या तेल की परत अलग हो जाती है। ऐसा किस परख नली में पहले होता है। इस क्रियाकलाप से सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांश मैल तेलीय होते हैं और आप जानते हैं कि तेल पानी से अघुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। कार्बन का आयनिक भाग जल से जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में मलसन बनाते हैं और इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। क्या आप मिसेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने से होता है। मिसेल देखें तो साबुन के कार्बन ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं और जल के विलय एक सिरे से जलडागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जलविरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ यानी दूसरा छोर जल के बाहर होती है और जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होता है जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वस्थ करने के समय सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं और मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते समय आसानी से हटाया जा सकता है। साबुन के मिसेल प्रकार को प्रकीर्ण कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बदला जैसा दिखता है। यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप 4.11 अलग अलग परख नली में 10-10 ml आसूती जल एवं कठोर जल लीजिए और दोनों में साबुन के घोले को एक बूंद मिलाइए और दोनों परख नली को एक ही समय तक हिलाइए एवं उससे बनने वाले झाग पर ध्यान दीजिए। किस परख नली में अधिक झाग बनता है, किस परख नली में श्वेत दही जैसा अवक्षेपण होता है। शिक्षक के लिए यह निर्देश भी दिया गया है। ऐसी क्रियाकलाप है। तो क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है और एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जन का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फ्यूरिक अम्ल लवण अथवा सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनाते हैं। इन यौगिकों का अवशेषित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनते। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावित नहीं रहते हैं। सामान्य अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है।
हमने क्या सीखा था? हमने देखा कि कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुर संयोजकता एवं श्रृंखला प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोषों को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से संयोजक आबंध बनता है। कार्बन अपने या दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ संयोजकता आबंध बनाता है। उसके बाद देखा कि कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि होते हैं और कार्बन की एक श्रृंखला सीधी शाखा युक्त या बलीय किसी भी रूप में हो सकती है। उसके बाद देखा कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजाति श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाले कार्बन श्रृंखला से समान प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। उसके बाद देखा कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं और कार्बन तथा उनके यौगिक हमारे ईंधन के रूप में ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं और कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनाइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। उसके बाद देखा साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी तथा जल विरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तैलीय मल का पायस बनता है और बाहर निकलता है।